तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने ध्रुवण के बारे में कुछ बातचीत की। दरअसल आयनिक बंध में कुछ कंसेप्ट हैं जो हमें आने ही चाहिए। तो ध्रुवण उनमें से एक है, जालक ऊर्जा उनमें से एक है, जलयोजन ऊर्जा उनमें से एक है। तो ध्रुवण हम पढ़ चुके हैं और क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, जालक ऊर्जा। आपको याद होगा आयनिक बंध जब हमने स्टार्ट किया है तो वहां पर हमने इस बारे में बातचीत की है कि बॉर्न-हैवर साइकिल का यूज करके आप आयनिक बंध निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां देख सकते हैं। और वहीं पर हमने जालक ऊर्जा के बारे में पहली बार इंट्रोडक्शन भी दिया। क्या है जालक ऊर्जा? जब भी आप 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब भी आप 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण करते हैं, किससे? अवयवी गैसीय आयनों के द्वारा। गैसीय आयन यहाँ पे महत्वपूर्ण है। अवयवी गैसीय आयनों के द्वारा जब 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण होता है तो जो ऊर्जा उत्सर्जित होती है उस उत्सर्जित ऊर्जा को कहा जाता है जालक ऊर्जा। अब जैसे मैं आपसे बोलूं Na+ और Cl- गैसीय अवस्था में हैं और इनके बीच आकर्षण लगाओ, ये मिलके NaCl ठोस बना देते हैं, सॉलिड बना देते हैं। यहाँ पर जो ऊर्जा निकली एंथैल्पी में उसको मैंने ΔH बोल दिया। और अगर आप आंकिक मान देखना चाहते हो तो उसको सपोज x मान लेते हैं। ये ऋणात्मक चिन्ह क्या दर्शा रहा है कि अभिक्रिया ऊष्मा छेपी है, ऊष्मा निकल रही है। तो बेसिकली ये जो ऊष्मा निकल रही है वही तो जालक ऊर्जा है, क्योंकि यही तो हमारी परिभाषा है कि 1 मोल आयनिक ठोस का निर्माण होना चाहिए। किससे होना चाहिए? अवयवी गैसीय आयनों के द्वारा होना चाहिए। अब जालक ऊर्जा कैसे निकालते हैं? तो 2 तरीके हैं। एक तो आपके पास फॉर्मूला है जिससे आप कैलकुलेट करो, और एक आप इनडायरेक्ट तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला तो ये रहा आपके सामने, हालांकि आपको इस फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी इसकी टर्मिनोलॉजी समझ लें तो क्या जा रहा है। इसमें बेटा एक तो आता है मेंडलंग नियतांक। मेंडलंग नियतांक क्लास 12th में एक चैप्टर आता है सॉलिड स्टेट, है ना। और सॉलिड स्टेट में हम देखते हैं कि अलग अलग आयनिक यौगिकों की पैकिंग अलग अलग चलती है, सारे एक जैसे नहीं होते। तो बेसिकली जहाँ पैकिंग अच्छी होती है वहां पर मेंडलंग नियतांक ज्यादा होता है। बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना ध्यान रखें जब भी ऐसा होगा कि धनायन और ऋणायन के आकार में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होगा, यानी धनायन ऋणायन दोनों ही छोटे होंगे या फिर धनायन ऋणायन दोनों ही क्या होंगे, बड़े साइज के होंगे, उस केस में मेंडलंग नियतांक थोड़ा सा ज्यादा आता है। इसके अलावा Q1 Q2 क्या है? धनायन और ऋणायन पे जो आवेश है उनके परिमाण इसलिए बोल रहा हूं कि ऑलरेडी माइनस हमने लगा लिया है, वैल्यू माइनस में आएगी। अब यहां पर आपको एक वैल्यू R दिखाई दे रही होगी। R क्या है? धनायन और ऋणायन के बीच की न्यूनतम दूरी, उनके दोनों के नाभिकों के बीच की। बेसिकली धनायन की त्रिज्या R+ लो, ऋणायन की त्रिज्या R- लो, दोनों की त्रिज्याओं को जोड़ दो तो जो वैल्यू आपको मिलेगी वो यहाँ पर R है। अब यहाँ से तो आप कैलकुलेट कर लोगे। देखना क्या होता है बेटा, ज्यादातर केस में तो आपको आवेश देखना होता है। जालक ऊर्जा आवेश के सीधे समानुपाती है। तो देखो धनायन या ऋणायन पर कितना आवेश है। भाई जो भी आयनिक यौगिक हो उसको तोड़ लो 2 हिस्सों में, एक धनायन बना लो, एक ऋणायन बना लो। देखो धनायन पर धनावेश ज्यादा होना चाहिए, ऋणायन पर ऋणावेश ज्यादा होना चाहिए। जितना ज्यादा आवेश होगा जालक ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा मिलेगा। आगे बात आती है किसकी? आकार की। तो हम देख ही रहे हैं कि आकार की व्युत्क्रमानुपाती है। धनायन या ऋणायन किसी का भी आकार हो, अगर धनायन और ऋणायन के आकार क्या हैं, बड़े हैं, तो जालक ऊर्जा कम मिलेगी। धनायन और ऋणायन अगर छोटे हैं तो जालक ऊर्जा का मान ज्यादा मिलेगा। लेकिन फिर भी हमारे लिए डोमिनेटिंग फैक्टर क्या होगा? आवेश। जब आवेश से काम नहीं बनेगा तो हम किस पे आएंगे? आकार पे आएंगे। जालक ऊर्जा का मान अप्रत्यक्ष रूप से कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो हमने शुरुआत ही उधर से की थी, बॉर्न-हैवर चक्र। दरअसल बॉर्न-हैवर चक्र देने के पीछे उद्देश्य भी यही था कि हम अप्रत्यक्ष रूप से जालक ऊर्जा का मान निकाल पाए। कभी कभी ये पूछ लेते हैं आपसे कि बॉर्न-हैवर चक्र किस लिए दिया गया था, तो याद रखिएगा अप्रत्यक्ष रूप से जालक ऊर्जा के निर्धारण के लिए बॉर्न-हैवर चक्र दिया गया था। अब आपसे पूछा जाता है एग्जाम में जालक ऊर्जा का सही क्रम क्या होगा। ठीक है, देखें जरा। सपोज आपसे ये 4 कंपाउंड दे दिए और पूछा जालक ऊर्जा का क्रम बताओ, तो सबसे पहला काम क्या है? क्या देखना हमें? आवेश देखना है। तो आवेश देखो इधर, ये क्या आता है? +1 -1
ये क्या +2 -2, ये क्या +3 -3, इधर +4 -4। धनायन और ऋणायन पर जितना आवेश बढ़ाते जाओगे तो इन चार में क्या हो रहा है, जब आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हो तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पॉजिटिव भी इंक्रीज हो रहा है, नेगेटिव भी इंक्रीज हो रहा है। और चार्ज जब इंक्रीज होता है तो उस केस में चालक ऊर्जा बढ़ती है। तो होगा क्या, सोडियम फ्लोराइड की चालक ऊर्जा न्यूनतम मिलेगी और टाइटेनियम कार्बाइड की चालक ऊर्जा अधिकतम मिलेगी। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं तो ये +1 -1 के ही केस है। धनायन और ऋणायन पर आवेश में कोई अंतर नहीं है, इधर भी +1 -1 का कॉम्बिनेशन, इधर भी +1 -1 का कॉम्बिनेशन। सो हम ये बोलेंगे यहाँ पर कि लेफ्ट टू राइट जाने पर क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट हो गया, नेगेटिव भी कांस्टेंट हो गया। अब क्या करें, तो अब आकार पे आ जाओ। यहां से देखो फ्लोराइड सब में आ रहा है, ऋणायन सब में आ रहा है, तो एक चीज और हमें नियत मिल गई, जो R- है ऋणायन की त्रिज्या, वो भी क्या हो गई, नियत हो गई, कांस्टेंट हो गई। तो चेंज किसमें आ रहा भाई, धनायन में आ रहा है। इधर धनायन लिथियम है, इधर का धनायन सीजियम है, और लिथियम से लेकर सीजियम तक आकार लगातार बढ़ता है समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर बाएं से दाएं जाने पर धनायन का आकार बढ़ रहा है, धनायन की त्रिज्या बढ़ रही है। और आकार किसी का भी बढ़े, चालक ऊर्जा क्या होती है उस केस में, कम होती है, क्योंकि चालक ऊर्जा आकार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। सो अधिकतम चालक ऊर्जा किसकी आएगी, लिथियम फ्लोराइड की आएगी, और न्यूनतम चालक ऊर्जा किसकी आएगी, सीजियम फ्लोराइड की आएगी। अब आ जाते हैं, अगर ऋणायन चेंज कर दें तो क्या हो, देखो गौर से एक बार वापस, जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है वो एग्जाम्पल किसका है, धनायन ऋणायन का है। और यहां पर जब आप आवर्त में बाएं से दाएं जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है, नेगेटिव कांस्टेंट, ये भी ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों तो क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। अब कैसे निकालो, कोई और चीज कांस्टेंट है, बिल्कुल है, धनायन, यानी इस बार R+ धनायन की त्रिज्या भी क्या मिलेगी आपको, नियत मिलेगी, धनायन का आकार एक जैसा मिलेगा। चेंज आ रहा है R- में, ऋणायन की त्रिज्या में, फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड, और समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। सो ऋणायन का आकार लगातार बढ़ रहा है इधर से इधर जाने में, लेफ्ट टू राइट जाने में। और अगर आकार बढ़ेगा तो चालक ऊर्जा क्या होगी, घटेगी, यानी सोडियम फ्लोराइड की चालक ऊर्जा तो क्या मिलेगी आपको, अधिकतम मिलेगी, और सोडियम आयोडाइड की चालक ऊर्जा क्या मिलेगी, न्यूनतम। अब इधर आ जाते हैं, तो बेटा ये कॉम्बिनेशन +2 -2 का नहीं है, ये कॉम्बिनेशन है +2 -1 का, क्योंकि धनायन तो है मैग्नीशियम +2 और ऋणायन है F-। ये कॉम्बिनेशन किसका है, +2 -2 का है, धनायन ऋणायन। और ये कॉम्बिनेशन मैग्नीशियम +2 और N3- नाइट्राइड। तो आप समझ ही रहे होगे, लेफ्ट टू राइट जाने पर चार्ज बढ़ रहा है, आवेश बढ़ रहा है, और आवेश अगर बढ़ेगा, भाई आप देखो इसमें अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, धनावेश तो कांस्टेंट हो गया, +2 ही आ रहा है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर पॉजिटिव चार्ज कांस्टेंट हो गया है। तो वेरिएशन किसमें है, नेगेटिव में। लेफ्ट टू राइट जाने पर नेगेटिव बढ़ रहा है, चार्ज कोई सा भी बढ़े, लेटेस्ट एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। अब ये एक लास्ट और ऑप्शन, भाई लिथियम फ्लोराइड का कॉम्बिनेशन +1 -1 का, ये कॉम्बिनेशन +1 -1 का, ये कॉम्बिनेशन +2 -2 का। ऑब्वियस सी बात है, +2 -2 चार्ज जहां ज्यादा जा रहा है वहां लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी, यानी चालक ऊर्जा का मान अधिकतम किसका मिलेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अब इन दोनों में तुलना कैसे करें, आवेश अगर समान हो तो आकार देखो, धनायन ऋणायन दोनों बड़े आकार के हैं, चालक ऊर्जा कम मिलेगी, धनायन ऋणायन दोनों छोटे आकार के हैं, चालक ऊर्जा ज्यादा मिलेगी। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के बाद चालक ऊर्जा किसकी आएगी, लिथियम फ्लोराइड की, और सबसे कम चालक ऊर्जा जो आपको मिलेगी वो किसकी मिलेगी, सोडियम आयोडाइड की। तो ये हमने अपनी चालक ऊर्जा के बारे में बातचीत खत्म की। तो बेटा हमने चालक ऊर्जा के बारे में तो बात कर ली, एक और कंसेप्ट जो बचता है हमारे, भाई 3 मेन कंसेप्ट थे हमारे पास, एक तो था ध्रुवण, दूसरा था चालक ऊर्जा, और तीसरा था जलयोजन ऊर्जा, जिसमें से ध्रुवण हम पढ़ चुके, चालक ऊर्जा पढ़ चुके,
अब हम दरअसल जो बात कर रहे हैं वो जलयोजन ऊर्जा के बारे में बात कर रहे हैं। क्या है जलयोजन ऊर्जा? आप 1 मोल आयनिक कंपाउंड लो, आयनिक यौगिक लो, उसको जल में घोलो। तो जब जल में उस आयनिक यौगिक को आप घोलोगे तो आयन सबसे पहले अलग अलग हो जाएंगे, और जब ये आयन अलग अलग हो जाएंगे तो इनके आसपास फिर H2O इकट्ठा होना शुरू होगा। क्यों? आप जानते हैं H2O ध्रुवीय अणु है, तो H2O विलायक क्या हुआ? ध्रुवीय विलायक। ध्रुवीय विलायक का मतलब उसमें द्विध्रुव है, उसमें आंशिक धन और आंशिक ऋण है। तो जैसे ही धनायन का उसको धन आवेश दिखेगा, आंशिक ऋण दौड़ पड़ेगा धन की तरफ, और जैसे ही ऋणायन का ऋण आवेश दिखेगा, आंशिक धन दौड़ पड़ेगा ऋण की तरफ। तो ऋण धन की तरफ दौड़ जाता है और धन ऋण की तरफ दौड़ जाता है। तो इस तरह से जल के अणु धनायन और ऋणायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तो जब जल के अणु धनायन और ऋणायन को चारों तरफ से घेर लेते हैं तो इस प्रक्रम में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। इस प्रक्रम को हम बोलते हैं जलयोजन। तो इस जलयोजन में क्या होता है? ऊर्जा निकलती है। जो ऊर्जा निकलती है उस ऊर्जा को ही दरअसल हम जलयोजन ऊर्जा कहते हैं। अब ये भी हो सकता है कि आपके पास विलायक कोई और हो, तो अगर जल की स्थान पर कोई दूसरा ध्रुवीय विलायक है, आप एसीटोन लें, इथेनॉल लें, मिथेनॉल लें, इस तरह से कोई और विलायक है, तो उस केस में जो ऊर्जा निकलेगी उसे विलायकन ऊर्जा कहा जाएगा। क्योंकि सामान्य तौर पर हम जलीय विलयन बनाते हैं, इसीलिए मोस्ट कॉमन आपका जो वर्ड आता है, सबसे ज्यादा जो सुनने में आता है, वो क्या है? जलयोजन ऊर्जा। वापस से क्या हुई जलयोजन ऊर्जा? तो 1 मोल आयनिक यौगिक के आयनों के जलयोजन पर जो ऊर्जा निकलती है वो होती है जलयोजन ऊर्जा। अब जलयोजन ऊर्जा को प्रभावित करने वाले कारक, बेटा ये आवेश घनत्व तो धनायन और ऋणायन पे जितना ज्यादा होगा उतने ज्यादा से ज्यादा H2O जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा ऊर्जा निकलेगी, अर्थात जलयोजन ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा मिलेगा। अब ये आवेश का घनत्व तो कब ज्यादा मिलता है? आवेश घनत्व तो बोले तो आवेश और आकार का अनुपात, ये अनुपात जितना ज्यादा है जलयोजन ऊर्जा का मान उतना ज्यादा। तो अब ऐसी बात है, आप चाहोगे कि धनायन और ऋणायन पर आवेश तो ज्यादा से ज्यादा हो और धनायन और ऋणायन दोनों के ही आकार छोटे हों। ऐसा होगा तो क्या होगा? धनायन और ऋणायन दोनों के लिए ही आवेश घनत्व तो ज्यादा होगा, ज्यादा H2O आप जोड़ पाएंगे। सो कंक्लूजन क्या निकलता है कि जो जलयोजन ऊर्जा है वो धनायन पर जो धनावेश है उसके सीधे समानुपाती है, ये ऋणायन पर ऋणावेश के सीधे समानुपाती है, ये ऋणायन के और धनायन के आकार के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। अच्छा, एक और चीज, धनायन छोटा होता है और ऋणायन बड़ा होता है, तो इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। समझना, ये लिथियम है, क्षारीय धातु का धनायन, बहुत छोटा है साइज में। अब ये साइज में छोटा है तो इसका जो अट्रैक्शन का फील्ड होगा वो इतना एरिया कवर कर रहा है चारों तरफ से, इतनी डिस्टेंस तक इसका आकर्षण का बल लग रहा है। तो इतनी डिस्टेंस पे H2O आके इसको घेरते जाते हैं। ये सारे क्या है? H2O। सो होता है कि ये है कि H2O की एक पहली लेयर बन गई, आकर्षण अभी भी इधर तक लग रहा है लिथियम का, तो पहली लेयर के ऊपर फिर दूसरी लेयर आ जाती है, दूसरी लेयर के ऊपर तीसरी लेयर आ जाती है, और इस तरह से क्या हो जाता है? मल्टी लेयर्ड हाइड्रेशन हो जाता है, बहुपर्तीय जलयोजन होता है। तो अगर आयन बहुत ही छोटा है तो इस बात की संभावना ज्यादा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि वहां पर बहुपर्तीय जलयोजन होगा। और अगर आयन बहुत बड़ा है जैसे कि सीजियम, तो भाई उसका जो अट्रैक्शन हो रहा था उसका ज्यादातर एरिया तो वो खुद ही कवर कर गया, तो बाहर बहुत कम जगह बची है जहां पर H2 आ सकता है, उसको अट्रैक्शन लग सकता है। सो इस केस में एक पर्तीय जलयोजन होता है। आप तो सीधे फैक्ट याद रखें, अगर बहुत छोटा धनायन है तो बहुपर्तीय जलयोजन होता है, बहुत बड़ा अगर धनायन है तो वहां पर एक पर्तीय जलयोजन होता है। इससे होता क्या है? इससे होता ये है कि जलीय विलयन के अंदर वो आयन जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा था वो तो आपको सबसे बड़ा दिखने लग जाता है, और वो आयन जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था वो आपको सबसे छोटा लगने लग जाता है। तो यहां से ये एक फैक्ट निकल के सामने आता है कि जलीयोजित आयन का आकार वैसे देखने में आया है कि जलयोजन ऊर्जा की क्या आ रहा है? सीधे समानुपाती। जहां जलयोजन ऊर्जा ज्यादा मिल रही है ना, वहां पर जलयोजित आयन का आकार भी ज्यादा मिल रहा है। क्या मतलब हुआ इसका? समझो इसको, मैं आपसे पूछ रहा हूं आकार का क्रम, और आकार के क्रम में मैं नॉर्मल वे में ले लेता हूं लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। अब ये मैंने क्या किया, ठोस अवस्था में लिए हैं, इनके सॉलिड क्रिस्टल लिए, उनके अंदर मैं आपसे बोल रहा हूँ इन आयनों के आकार की तुलना करें। थैंक यू बच्चों, हमें ढेर सारा प्यार देने के लिए। हज़ारों बच्चे हमारा वीडियो देख रहे हैं। आप प्लीज़ यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है उस पर क्लिक करें और अपना इनरोलमेंट सुनिश्चित करें। बच्चों, आपको अगर डाउट सॉल्विंग से रिलेटेड कुछ चीज़ चाहिए, आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं, तब भी प्लीज़ हमारे प्रीमियम कोर्स को ज्वाइन करें, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में अवेलेबल है। ऑब्वियस सी बात है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता है, तो लिथियम का आकार तो सबसे छोटा होगा और सीजियम का आकार सबसे बड़ा होगा। लेकिन क्या हो अगर एक छोटा सा चेंज कर दिया जाए, लिथियम सॉलिड की जगह लिथियम एक्वस लिख दिया जाए, सोडियम सॉलिड की जगह सोडियम एक्वस लिख दिया जाए, पोटेशियम सॉलिड की जगह पोटेशियम एक्वस लिख दिया जाए, क्या अभी भी आकार के जो क्रम हैं वो वही रहेंगे? बिल्कुल नहीं। ये देखो, छोटे आयन का मल्टी लेयर हाइड्रेशन, बड़े आयन का सिंगल लेयर हाइड्रेशन। यहाँ जलीय विलयन ऊर्जा ज़्यादा है, यहाँ जलीय विलयन ऊर्जा कम। तो जलीय विलयन में तो रिवर्स हो जाता है मामला। आयन जो सबसे छोटा दिखाई दे रहा था ठोस अवस्था में, जलीय विलयन में वो सबसे बड़ा हो गया। आयन जो सबसे बड़ा दिखाई दे रहा था, जलीय विलयन में वो सबसे छोटा हो गया। तो ये एक ऑर्डर आता है जो अपने को याद रखना है। अब बेटा, जलीय विलयन का ऊर्जा का क्रम और जालक ऊर्जा का क्रम दोनों एक जैसे आते हैं, तो अननेसेसरी डबल मेहनत क्यों की जाए। जो अपने जालक ऊर्जा के क्रम आ रहे थे वही जलीय विलयन ऊर्जा में आएंगे। क्यों? जालक ऊर्जा भी आवेश के सीधे समानुपाती, जलीय विलयन ऊर्जा भी आवेश के सीधे समानुपाती, जालक ऊर्जा आकार के व्युत्क्रमानुपाती और जलीय विलयन ऊर्जा भी आकार के व्युत्क्रमानुपाती। तो अब ये सी बात है, इन दोनों के ऑर्डर क्या आएंगे? सेम आएंगे। हालांकि ये दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग कंसेप्ट हैं। चलो हम विलेयता जब डिस्कस करेंगे तो आपको इनमें डिफरेंस भी समझ में आ जाएंगे कि आखिर क्यों मैं ऐसी बात कर रहा हूं। तो बेटा, अब तक हमने जो बेसिक कंसेप्ट थे ध्रुवण के संदर्भ में, जालक ऊर्जा के संदर्भ में या फिर जलीय विलयन ऊर्जा के संदर्भ में वो पढ़े। अब आयनिक यौगिक के कैरेक्टर क्या होते हैं, क्या लक्षण उनमें होते हैं, तो आपके घर में एक मोस्ट कॉमन आयनिक कंपाउंड तो पड़ा ही हुआ है, उसी को उठा के देख लो। क्या है वो मोस्ट कॉमन आयनिक कंपाउंड? नमक, NaCl। सो बेसिकली आयनिक कंपाउंड में क्या क्या कैरेक्टर मिलेंगे? नमक क्या है आप देखो, वो ठोस होता है, कठोर होता है। मैं पिसे हुए नमक की बात नहीं कर रहा हूँ बेटा, इवन दो पिसा हुआ नमक भी कठोर ही है, पर नमक के जो बड़े बड़े ढेले आते हैं मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वो क्या होता है? ठोस है, कठोर है, भंगुर है। भंगुर का मतलब आपने फेंका जरा सा और वो ब्रेक कर गया, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। जैसे कि कांच जमीन पे दे मारते तो क्या होता है? छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं? भंगुर। सो आयनिक कंपाउंड की भी खासियत होती है कि वो क्या होते हैं? ठोस कठोर होने के साथ साथ भंगुर होते हैं। क्रिस्टलीय स्वभाव के, बेटा ये तो सॉलिड स्टेट 12th क्लास का जो चैप्टर होता है वहीं पर ये बात समझ में आती है आखिरकार क्रिस्टल होते क्या हैं। चले आगे बढ़े। सो जो आयनिक यौगिक होते हैं वो क्या होते हैं? आप देखो, जनरली रंगहीन मिलेंगे। क्यों? भाई धनायन ने इलेक्ट्रॉन दिया, ऋणायन ने इलेक्ट्रॉन लिया। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपने अष्टक पूरा करना चाहते थे। तो ज्यादातर आयनिक कंपाउंड तो आपको ऐसे ही मिलेंगे ना, जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों के अष्टक पूरे होंगे। अष्टक पूरे होंगे तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, और अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा तो इनमें कलर भी नहीं मिलेंगे और ये प्रतिचुंबकीय मिलेंगे। अनुचुंबकीय कोई भी यौगिक कब होता है? जब उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। और आयनिक यौगिक तो बन ही इसलिए रहे हैं कि उनके अष्टक पूरे हो जाएं। तो ऑब्वियस सी बात है, उस केस में इनके रंगीन मिलने के चांसेस कम हैं। बेटा कम हैं, जीरो नहीं है ना। इसके अलावा भी कुछ प्रॉपर्टी आपको पता है, आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं, क्वथनांक उच्च होते हैं। अब आप बोलोगे सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, नमक को मैं पानी में घोलता हूँ वो तो फटाफट घुल जाता है। मैं घुलने की बात नहीं कर रहा बेटा, मैं विलेयता के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं गलनांक की बात कर रहा हूँ। गलनांक बोले तो आप नमक को तवे पे रखो, उसको गर्म करो, उसको मेल्ट करने की कोशिश करो, उसको पिघलाने की कोशिश करो। बेटा नहीं पिघलेगा आसानी से,
आयनिक यौगिक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आसानी से मेल्ट नहीं होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉयल का मतलब उबालना, जब मेल्ट ही नहीं कर पा रहे हो आप तो बॉयल तो कैसे करोगे। तो बॉइलिंग पॉइंट भी इनके क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। वाष्पशीलता जरूर कम है इनकी, घनत्व तो ज़्यादा मिलता ही है, वाष्पशीलता कम है। वाष्पशीलता क्या, मतलब वेपर में क्या हो, आसानी से कन्वर्ट हो जाए, आसानी से वाष्प बनाए, नहीं बनाते ये, वैसे ही ठोस हैं। और ठोस की वाष्प तो कहाँ बनती है, जो ठोस होते हैं वो तो अवाष्पशील होते हैं। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते थे, अवाष्पशील हैं, मतलब इनकी वाष्पशीलता क्या है, ना के बराबर है। अच्छा, अवाष्पशील होने के साथ साथ एक और चीज आप लिख सकते थे इसमें, असंपीड्य। ये असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या, आप इनको क्या करो, कंप्रेस करने की कोशिश करो बल लगा के, जैसे बैलून होता है, गुब्बारा, गुब्बारे पे आप बल लगाते हो, वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, संपीड़ित हो जाता है। आप नमक को छोटा करने की कोशिश करो बल लगा के, नहीं कर पाओगे, ये संपीड़ित नहीं होते और ज़्यादा नज़दीक नहीं आते हैं इसके कण। क्लियर। अब इन सारी प्रॉपर्टी के अलावा कुछ और स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं, एक एक करके वो डिस्कस कर लेते हैं। और उन स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में से एक है चालकता, जिसे हम कंडक्टेंस बोलते हैं, आप जानते ही हो। सो चालकता बेसिकली कब आती है, जब या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो, चल के जाए इधर से उधर, या फिर क्या हो, आयन इधर से उधर भागे। भाई दो ही केस में विद्युत का चालन किया जा सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएं या आयन मूव कर जाएं। अब आयनिक यौगिकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन तो होते नहीं कि वो मूव करें, वो तो धातुओं में होते हैं। धातुओं में चालकता का कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास मुक्त अवस्था में, जो इधर उधर आसानी से गति कर सकते हैं। आयनिक यौगिकों में होते हैं आयन, ठोस। अगर आपने आयनिक यौगिक लिया है तो धनायन और ऋणायन मिलेगा उसमें, लेकिन ठोस अवस्था में आयन गति नहीं कर सकते। तो आवेश अगर गति नहीं कर पाएगा तो चालकता भी नहीं आएगी। यही वजह है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। हाँ, आप उन्हें पिघला दो, उनको आप द्रव अवस्था में लेके आ जाओ, या फिर उनका जलीय विलयन बना दो, दोनों ही स्थितियों में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे दोनों ही स्थितियों में विद्युत का चालन, क्योंकि वहां पर फिर आयन गति करने के लिए स्वतंत्र है। आयन चल सकता है, आयन चल सकता है तो चालकता भी आएगी। अब चालकता के क्रम की बात कर लेते हैं। तो सिंपल सी बात है, आवेश जहां ज्यादा होगा वहां चालकता ज्यादा आएगी, जहां आवेश कम होगा वहां चालकता कम होगी। तो पहले तो आवेश देखा जाता है। अगर आवेश लगभग समान हो तो फिर क्या देखा जाए, आकार। भाई आयन जितनी तेजी से मूव करेगा, आयन की गतिशीलता जितनी ज्यादा होगी, चालकता उतनी ज्यादा मिलेगी। और कौन सा आयन तेजी से गति करेगा, जिसका आकार छोटा होगा। सो हम ये भी बोल सकते हैं डायरेक्टली कि चालकता जो है वो आकार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। देखें उससे क्या क्रम निकल के आता है। जैसे मैंने द्रव अवस्था में ये हैलाइड लिए हैं, क्लोराइड, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ लेफ्ट टू राइट जाते जाते जो धनायन का आकार है वो बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जलीय विलयन थोड़ी दिया है। लिथियम सबसे छोटा, सीजियम सबसे बड़ा, आयन का आकार बढ़ रहा है। तो जो गतिशीलता है धनायन की वो क्या होगी, कम हो जाएगी। तो धनायन की गतिशीलता आपको कम मिलेगी, और अगर धनायन की गतिशीलता आपको कम मिलेगी तो चालकता भी क्या मिलेगी, कम मिलेगी ना। यानी यहाँ पर जो क्रम आएगा, सबसे ज़्यादा चालकता तो आती है लिथियम क्लोराइड की, और सबसे कम जो चालकता आती है वो सीजियम क्लोराइड की। यहाँ देखें बेटा, इस बार हमने जलीय विलयन बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन। जलीय विलयन में आपको पता है आयन के आकार बदल जाते हैं क्षारीय धातु में। सबसे छोटा वाला धनायन सबसे बड़ा दिखने लगता है, सबसे बड़ा वाला धनायन सबसे छोटा दिखने लगता है। तो यहाँ जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तो आवेश तो आपको पता है +1 -1 है, ऋणायन एक जैसा चल रहा है। फर्क कहाँ आ रहा है, जो R+ है, जो जलीय आयन है, उसका आकार लगातार कम हो रहा है। लिथियम सबसे बड़ा, सीजियम सबसे छोटा जलीय विलयन में, जलयोजन की वजह से। सो आयन का आकार कम होएगा तो जो धनायन है उसकी गतिशीलता बढ़ेगी ना। आयन अगर छोटा है तो गतिशीलता ज़्यादा मिलेगी,
और अगर आपको गतिशीलता ज़्यादा मिलती है तो उस केस में चालकता की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। सो ये एक ऑर्डर रहेगा। बाकी लिथियम बेरिलियम क्लोराइड, ये दो एक्सेप्शनल केस हैं बेटा। बेरिलियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड में सहसंयोजी लक्षण बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप अच्छी तरह से जानते हैं सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत का चालन नहीं करते, और यही वजह है कि बेरिलियम क्लोराइड की चालकता लिथियम क्लोराइड से कम है और मैग्नीशियम क्लोराइड की चालकता सोडियम क्लोराइड से कम है। तो ये दो एडिशनल पॉइंट हैं जो आप अलग से याद कर लें। ये हमने चालकता के बारे में बात की, और अब हम डिस्कस करेंगे विलेयता। बाकी के हमारे कंसेप्ट डिस्कस होते जा रहे हैं। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बचा है डिस्कस करने के लिए वो है विलेयता। एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है बेटा, शायद आप 9th या 10th क्लास से सुनते आ रहे होंगे, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, समान समान में घुलता है। जैसे क्लास के अंदर होता है ना, पढ़ने वाला बच्चा जनरली पढ़ने वाले बच्चों के बीच में दिखता है, और उछल कूद करने वाला उछल कूद करने वालों के बीच में। ये करीब करीब वैसी ही कहानी है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक। सो जो आयनिक यौगिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड, वो तो आपके ध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं, क्योंकि ध्रुवीय विलायकों में आंशिक धन आंशिक ऋण वो आवेश का पृथक्करण आपको दिखता है। और जो सहसंयोजी यौगिक होते हैं वो सामान्यतः अध्रुवीय विलायकों में घुलते हैं। अध्रुवीय विलायक जैसे कि बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये अध्रुवीय विलायक में आते हैं। अब एक तो क्वेश्चन इधर से ही बन सकता है, जैसे आपसे पूछ लें कि निम्नलिखित में से कौन सा बेंजीन में सबसे ज्यादा घुलेगा, तो भाई 4 ऑप्शन में देखो, कोई एक सहसंयोजी होगा, बाकी आयनिक होंगे। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो बेरिलियम क्लोराइड सहसंयोजी है, बाकी के 3 आयनिक हैं। तो जो सहसंयोजी है वो बेंजीन में घुलेगा, क्योंकि बेंजीन अध्रुवीय विलायक है। क्लियर है? अभी क्वेश्चन पूछ लिया कि जल में सबसे ज्यादा विलेयता किसकी होगी, तो ऑप्शन कुछ इस तरह से होंगे कि 3 तो होंगे आपके पास, कौन से वाले, सहसंयोजी यौगिक, और एक आयनिक होगा। जो आयनिक यौगिक होगा उसकी विलेयता आपको ज्यादा मिलेगी जल में। इस तरह के सिंपल क्वेश्चन भी आपके आते रहते हैं, सिंपल सा कंसेप्ट लगता है। फिलहाल हम अपना फोकस करें किस पे, आयनिक यौगिकों की विलेयता। आयनिक यौगिक किस तरह से घुलते हैं, खास किसमें, ध्रुवीय विलायकों में। अध्रुवीय में तो वैसे भी नहीं घुलेंगे, तो आयनिक यौगिकों की विलेयता कहाँ चेक की जाएगी, ध्रुवीय विलायक में। जैसे H2O हमारे पास एक ध्रुवीय विलायक है, और इसमें हम एक आयनिक यौगिक NaCl घोलने जा रहे हैं। होता क्या है बेटा, जैसे आप NaCl को देखोगे ना, तो हर धनायन के आसपास 6 ऋणायन है, और हर ऋणायन के आसपास 6 धनायन है, और ऐसे एक इनफाइनाइट चेन है ना। जब आपने NaCl को घोला तो NaCl के ये आयन आपको दिखेंगे एक साथ। H2O के विपरीत आवेशित सिरे जो होंगे वो अब इधर से साइड से आना शुरू कर देंगे। जैसे ऋणायन के पास क्या आएगा, आंशिक धन आएगा, और धनायन के पास क्या आएगा, आंशिक ऋण आएगा। मैं इसके साइन थोड़े से अपोजिट आ गए थे तो मैं बना देता हूं। यहां पर क्या रहेगा, आंशिक ऋण। ठीक। धनावेश के पास आंशिक ऋण आया, और ऋणावेश के पास क्या आया, आंशिक धन आया। इसकी वजह से क्या होगा, ये धनायन और ऋणायन के बीच का आकर्षण कम हो जाएगा। तो विलायक की वो क्षमता जिसके द्वारा वो क्या करता है, आयनिक यौगिक के आयंस को इंसुलेट कर देता है। इंसुलेट करने से हमारा मतलब है वो धनायन और ऋणायन के बीच लगने वाले आकर्षण के बल को क्या कर देता है, कम कर देता है। उस क्षमता को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, परावैद्युत स्थिरांक। क्लियर? अगर परावैद्युत स्थिरांक ज्यादा है तो आप धनायन और ऋणायन के बीच आकर्षण के बल को बहुत कमजोर बना दोगे, आसानी से ब्रेक कर जाएंगे। अदरवाइज कितनी अजीब सी बात लगती है एक बार सोचने में कि एक तरफ तो हम इतनी देर से यही पढ़े आ रहे हैं, आयनिक यौगिक में क्या होता है, गलनांक ज्यादा है, क्वथनांक ज्यादा, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, यही बात कर रहे हैं ना। और दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं कि भाई आयनिक कंपाउंड फटाफट घुल जाते हैं पानी में, नमक को पानी में घुलो फटाफट घुल गया। ये ऐसा कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है भाई, फटाफट ब्रेक कर गया। क्यों ब्रेक किया, उसका रीजन है क्योंकि जल का परावैद्युत स्थिरांक का मान बहुत ज्यादा है। ये वैल्यू 80 जल का परावैद्युत स्थिरांक 80 है। ये धनायन Na+ और Cl- के बीच आकर्षण के बल को बहुत दुर्बल कर देता है। अब इनको ब्रेक करने में आपको ज्यादा एनर्जी नहीं लगेगी। यहां से एक चीज और हमें समझ में आती है
कि परावैद्युत स्थिरांक का मान जितना ज्यादा होगा आयनिक यौगिक उतना ज्यादा खुलेगा। जैसे नमक, उसी नमक को आप H2O में घोलो, उसी नमक को आप एथेनॉल में घोलो। प्यारे बच्चों, रोज आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर आप इस टॉपिक के बारे में वीडियो बनाएं, इस टॉपिक को थोड़ा सा एलेबोरेट करें, इसको समझाएं। प्लीज़ बेटा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। दरअसल हो ये रहा है कि कई बार जो टॉपिक आप बोलते हैं ऑलरेडी उस टॉपिक का वीडियो अवेलेबल होता है हमारे यूट्यूब चैनल पर, है ना। आप जब बेल आइकॉन प्रेस करते हैं तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी और वहाँ से आप हमारे सारे वीडियो देख पाएंगे। H2O में ज़्यादा घुलेगा, एथेनॉल में कम घुलेगा। क्यों? क्योंकि H2O का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, एथेनॉल का कम है। ऐसे तो बहुत सारे सॉल्वेंट है बेटा, बट कम से कम ये कुछ गिने चुने सॉल्वेंट है जो आप याद रख सकते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको सुनने में आते रहेंगे। और ये उनका क्रम है परावैद्युत स्थिरांक का। तो विलेयता भी इधर सबसे ज्यादा आएगी, इधर सबसे कम आएगी। सिंपल सी बात है। H2O का परावैद्युतांक ज्यादा होता है, D2O का कम होता है। तो विलेयता आपको पास H2O में ज्यादा मिलेगी, D2O में कम मिलेगी। वो कुछ सिंपल से थॉट है। अच्छा, अब विलेयता की आगे की कहानी करते हैं। तो बेटा विलेयता की अब तक की कहानी जो हुई, उसके बाद हम देखते हैं कि अगर हम जल में किसी आयनिक यौगिक को घोलते हैं तो जल में विलेयता में हमें क्या देखने को मिलेगा। जैसे सपोज मैंने क्या किया, मैंने NaCl को डिजोल्व करने की कोशिश की, घोलने की कोशिश की, किसमें? जल में। नमक को पानी में घोला जा रहा है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, जो NaCl है वो Na+ और Cl- में टूटेगा। और एक तरह से जालक ऊर्जा ही तो है भाई। 1 मोल आयनिक यौगिक को उसके अवयवी आयनों में तोड़ दो, तो जो ऊर्जा आपको देनी पड़ी वो किसके बराबर मानी जाए? जालक ऊर्जा के बराबर। हाँ, इस बार जालक ऊर्जा को स्पेसिफाई कर देते कि विलयन में जालक ऊर्जा है ना। हमने सबसे पहले आयोनाइज किया, Na+ Cl- को अलग अलग किया। अलग अलग करने के लिए हमने ऊर्जा दी। सपोज ये ऊर्जा क्या है? ΔH1। ये किसके बराबर? ये जालक ऊर्जा के बराबर। अब एक बार जब Na+ और Cl- टूट जाएंगे तो फिर इनका होगा हाइड्रेशन, जलयोजन। H2O के बहुत सारे ढेर सारे अणु जुड़ेंगे, Na+ से भी जुड़ेंगे, Cl- से भी जुड़ेंगे। जब ये ढेर सारे अणु जुड़ेंगे ना H2O के, तो फिर बनेंगे आपके पास एक्वस आयन, जलीय आयन। और इस प्रक्रम में ऊर्जा जो निकलती है आप अच्छी तरह से जानते हैं, ये होती है जलयोजन ऊर्जा। तो यहाँ ऊर्जा हमें देनी पड़ रही है, यहाँ ऊर्जा निकल रही है। बेटा अगर ओवरऑल ऊर्जा निकल जाए सिस्टम में तो आयनिक यौगिक के जल में घुलनशील होने के चांसेस हैं। और अगर ओवरऑल ऊर्जा नहीं निकलती है, हमें ऊर्जा देनी पड़ती है, तो चांसेस कम है घुलने के। यहाँ पर इस बिहाफ पे हम 2 केस बना सकते हैं। केस 1, जब हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू लेटेस्ट एनर्जी से ज्यादा हो, यानी जलयोजन ऊर्जा का मान जो है वो जालक ऊर्जा से क्या है? ज्यादा है। अगर ऐसा है, जलयोजन ऊर्जा का मान जालक ऊर्जा के मान से ज्यादा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कुल यहाँ पे ऊर्जा ज्यादा निकलेगी, यहाँ कम देनी पड़ेगी, तो ओवरऑल ऊर्जा निकलेगी। और इसी कंडीशन में जो आयनिक यौगिक होगा वो जल में घुल जाएगा, जल में आपको विलेय मिलेगा। अब आ जाते हैं केस सेकंड पे। अगर इसका उल्टा हो कि जलयोजन ऊर्जा का मान तो कम है लेकिन जालक ऊर्जा का मान ज्यादा है, तो यहाँ जालक ऊर्जा का मान ज्यादा होने का मतलब ज्यादा ऊर्जा आपको देनी पड़ी और कम ऊर्जा निकली, तो ओवरऑल तो ऊर्जा क्या हुई? देनी पड़ी ना। तो ये फेवरेबल कंडीशन नहीं होगी। इस केस में क्या होगा? आयनिक यौगिक जल में अविलेय होगा। अब ज्यादातर क्षारीय धातु के तो ज्यादातर लवण बेटा ऐसे हैं, ज्यादातर सॉल्ट ऐसे हैं जो जल में विलेय होते हैं। याद रखिएगा, क्षारीय धातु के ज्यादातर लवण क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं। और सिल्वर का एक हैलाइड, सिल्वर फ्लोराइड अलग से याद जरूर रखिएगा, जल में विलेय होता है। जल में अविलेय कौन कौन है? ऐसे तो ढेरों हैं वैसे, बट कुछ गिने चुने में फिर भी याद रख लें, क्या बुराई है। सिल्वर फ्लोराइड को छोड़ के सिल्वर के बाकी के जो हैलाइड हैं, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये जल में विलेय होते हैं। और इसके साथ साथ एक और बेरियम सल्फेट, सॉरी मैं विलेय बोल गया, अविलेय होते हैं। और इसके साथ साथ क्या? बेरियम सल्फेट, ये भी जल में अविलेय होता है। ये कुछ पॉइंट थे जो अपने को याद रखने हैं। अच्छा, अब एक दिक्कत है यहाँ पर भाई, इन 2 बातों से एक चीज तो समझ में आ रही है कि जो विलेयता है आयनिक यौगिक की वो जलयोजन ऊर्जा के तो सीधे समानुपाती है, और जो विलेयता है वो जालक ऊर्जा के व्युत्क्रमानुपाती है। समझिएगा इस बात को। जलयोजन ऊर्जा ज्यादा होने पर विलेयता ज्यादा मिलेगी
और जालक ऊर्जा ज्यादा होने पर विलेयता कम मिलती है। लेकिन दिक्कत कहाँ है भाई, जालक ऊर्जा आवेश के सीधे समानुपाती, आकार के व्युत्क्रमानुपाती। जलयोजन ऊर्जा भी आवेश के सीधे समानुपाती, आकार के व्युत्क्रमानुपाती। अब आंसर किससे निकालें, क्योंकि अगर आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और सपोज मैं बोल रहा हूं कि जालक ऊर्जा बढ़ रही है तो भाई जलयोजन ऊर्जा भी बढ़ेगी। मैं बोलूं जालक ऊर्जा कम हो रही है तो जलयोजन ऊर्जा भी कम हो रही होगी। तो ये तो कंफ्यूजन की कंडीशन हो गई ना बेटा। कैसे बाहर निकलें इस कंफ्यूजन से, तो दो केस याद रखिएगा। एक केस 1, जबकि हम माने कि धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर हैं, इनके आकार में कोई ज्यादा खास अंतर नहीं है। जब भी ऐसा हो धनायन और ऋणायन के आकार लगभग बराबर हों, उस केस में मेडलंग नियतांक थोड़ी देर पहले मैंने लिखाया था, वो ज्यादा आ जाता है। कुल मिला के जालक ऊर्जा का मान ज्यादा मिलता है, जालक ऊर्जा डोमिनेट करने लग जाती है। और अगर इसका रिवर्स आ जाए मामला कि धनायन ऋणायन के आकार में बहुत अंतर हो, या तो ऋणायन बहुत बड़ा निकल जाए आकार में और धनायन बहुत छोटा निकल जाए, या इसका उल्टा भी हो जाए, धनायन बहुत छोटा हो ऋणायन बहुत बड़ा हो। सो इस केस में जब आकार में अंतर ज्यादा होगा तब जलयोजन ऊर्जा आपको अधिक प्रभावी मिलेगी, ज्यादा डोमिनेट करती हुई नजर आएगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। आप सॉल्ट उठाएं क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु के, और ये किसके साथ बने हुए होने चाहिए, बहुपरमाणविक ऋणायन। बहुपरमाणविक ऋणायन क्या होते हैं, परमाणु एक से ज्यादा हैं, बहुत सारे परमाणु हैं और फिर उस पर माइनस है, तो ये बहुपरमाणविक ऋणायन हो गया। बेटा बहुपरमाणविक ऋणायन में परमाणु ज्यादा है ना, तो आकार बड़ा मिलेगा। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। हम बेरिलियम सल्फेट से बेरियम सल्फेट तक चलते हैं। बेरिलियम बहुत छोटा होता है और सल्फेट बहुत बड़ा है, तो बेरिलियम सल्फेट के लिए धनायन ऋणायन के आकार में अंतर बहुत ज्यादा है। अंतर ज्यादा है तो कौन डोमिनेट करेगा, हाइड्रेशन एनर्जी डोमिनेट करेगी। हाइड्रेशन एनर्जी अगर डोमिनेट करती है तो विलेयता ज्यादा मिलेगी। अब आ जाओ बेरियम सल्फेट पे, तो बेरियम आकार में बड़ा हो गया। जब ये आकार में बड़ा हो गया तो धनायन ऋणायन लगभग बराबर आ गए, आकार में अंतर कम है। आकार में अंतर कम है तो जालक ऊर्जा डोमिनेट करेगी, और जालक ऊर्जा डोमिनेट करेगी तो उस केस में जो विलेयता मिलेगी वो कम मिलेगी। तो यहां तो विलेयता आपको क्या मिल रही है, ज्यादा, और इधर विलेयता क्या मिल रही है, कम। यानी हम बोल सकते हैं कि पॉलीएटॉमिक एनायन के केस हों तो सामान्यतः ये देखने में आता है कि समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विलेयता घटती है। समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विलेयता घटती है। अब सेकेंड डे में कहाँ ये विलेयता आपको घटती हुई दिखाई देगी, तो ये कुछ ऋणायन आप याद रख ही सकते हैं कम से कम, सल्फाइड, सल्फेट, थायोसल्फेट, क्रोमेट। ज्यादातर पॉलीएटॉमिक एनायन है ना, तो आप सीधे सीधे लगा सकते हो कि विलेयता घटेगी समूह में ऊपर से नीचे जाने पर। इसके साथ साथ आप कार्बोनेट भी ले लो सेकेंड डे में, बाई कार्बोनेट भी ले लो, सबके लिए सेम ट्रेंड है, ठीक है। गड़बड़ कहाँ है, अपवाद कहाँ है, ऑक्जिलेट में है। अपवाद तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा बेटा। ऑक्जिलेट में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विलेयता कम तो नहीं हो रही है, बढ़ रही है। उसमें भी सबसे अलग ये बेरिलियम ऑक्जिलेट जा रहा है जिसकी विलेयता सबसे ज्यादा है। कोई कंसेप्ट नहीं बेटा, इसको सीधे याद रखना है। चलें, ये हमने क्षारीय मृदा धातु के पॉलीएटॉमिक एनायन देखे, अब कुछ क्षारीय धातु के एनायन भी देखेंगे। तो बेटा विलेयता हमने ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया है। अब जो थोड़ी बहुत बातचीत रह गई है वो ये है कि जो क्षारीय धातु हैं उनमें भी बहुपरमाणविक ऋणायन होंगे, उनमें भी सेम वही समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विलेयता घटती है, वो कंसेप्ट लगेगा। कहाँ कंसेप्ट नहीं लगेगा वो याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। तो क्षारीय धातु के कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इनकी जो विलेयता है वो समूह में ऊपर से नीचे जाने पर घटती नहीं है, बढ़ती है, अपवाद है, याद रखना है। क्लियर? क्या क्या, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट, इस तरह का ट्रेंड आएगा। और सल्फेट बिल्कुल ही अलग भागता है, मतलब आधे रास्ते तक विलेयता घटती है और आधे रास्ते के बाद बढ़ने लग जाती है। यानी पोटेशियम तक विलेयता घटती है और पोटेशियम के बाद विलेयता बढ़ने लग जाती है। ओवरऑल अगर आप ट्रेंड चाहें तो इसको पलट के लिख दें इतने हिस्से को, तो ये आपको एक ट्रेंड मिल जाता है सल्फेट में विलेयता का। ये तो बात हुई किसकी, पॉलीएटॉमिक एनायन की। अब कुछ बात हम कर लेते हैं छोटे आकार के ऋणायन, जैसे कि फ्लोराइड हुआ, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। खास करके मैं बात यहाँ पर कर रहा हूँ ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की। तो जैसे बेरिलियम हाइड्रोक्साइड से बेरियम हाइड्रोक्साइड तक देखोगे तो बेरिलियम छोटा है,
हाइड्रोक्साइड भी छोटा है। आकार में अंतर कम, आकार में अगर अंतर कम हो, आकार लगभग बराबर हो, तो जालक ऊर्जा प्रभावी होती है। जालक ऊर्जा जब प्रभावी होती है तो विलेयता कम मिलती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड तक जाते जाते क्या हुआ है भाई, धनायन बहुत बड़ा हो गया, ऋणायन तो छोटा था पहले से ही था, तो आकार में अंतर ज्यादा है। आकार में अंतर ज्यादा है तो विलेयता ज्यादा मिलेगी। यहाँ विलेयता कम है, यहाँ विलेयता ज्यादा है। आकार में अंतर ज्यादा होता है तो जालक ऊर्जा डोमिनेट नहीं करती। फिर कौन डोमिनेट करता है? जलयोजन ऊर्जा, हाइड्रेशन एनर्जी। जलयोजन ऊर्जा डोमिनेट करती है तो विलेयता ज्यादा मिलती है। तो यहाँ विलेयता कम, यहाँ विलेयता ज्यादा। हम बोल सकते हैं समूह में ऊपर से नीचे जाने पर विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। तो पॉलीएटॉमिक एनायन में तो विलेयता घटती है ऊपर से नीचे जाने पर। मोनोएटॉमिक में विलेयता क्या होती है? बढ़ती है। उल्टा ट्रेंड देखने को मिलता है, और वो ट्रेंड दिख भी रहा है बाकी सब जगह है। बस अपवाद में सेकेंडरी के फ्लोराइड अलग से याद रखने हैं। इनका तो ट्रेंड ही अजीबोगरीब है, तो कुछ नहीं कर सकते बेटा, उसको हमें क्या करना? अलग से याद रखना है। बेटा यूं तो हमारा आयोनिक कंपाउंड खत्म हो चुका है, बस जरा सी बातें हैं, है ना, जो आपको याद रखनी है। जैसे एक मेल्टिंग पॉइंट। बेटा हर एक टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट है। मैं आपको सिर्फ उतना पोर्शन यहाँ पर डिक्टेट करा रहा हूँ जितना हमारे नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। सो मेल्टिंग पॉइंट में आपको एक बस छोटी सी बात याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ द केस ऐसे हैं जहां पर आयनिक यौगिक का जो गलनांक है वो सहसंयोजी यौगिक से आपको ज्यादा ही मिलता है। जैसे AlF3 आयनिक होता है, AlCl3 कोवेलेंट होता है। AlF3 का आपको गलनांक ज्यादा मिलेगा, आयनिक है, ये सहसंयोजी है। PbF4 का गलनांक ज्यादा मिलेगा, आयनिक है, सहसंयोजी है। PbCl2 का गलनांक ज्यादा मिलेगा, आयनिक है, सहसंयोजी है। NaCl का गलनांक ज्यादा मिलेगा। सो एक सिंपल सा कंसेप्ट, आयनिक यौगिक का गलनांक सहसंयोजी यौगिक से ज्यादा होता है, बशर्ते कि सहसंयोजी यौगिक बहुलक अवस्था में ना हो, जॉइंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर ना हो, दैत्याकार संरचना। जैसे डायमंड हुआ तो एक कार्बन से दूसरा कार्बन जुड़ा ही जा रहा है, एक लंबी चौड़ी स्ट्रक्चर बना दी, तो डायमंड तो इन सबसे आगे आएगा। बोरोन नाइट्राइड हुआ, ग्रेफाइट हैं, तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर हैं हमारे पास बेटा जहां पर पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर बनता है, SiO2 है। और इस तरह के जो कंपाउंड हैं उनके गलनांक एक्सट्रीमली हाई मिलते हैं, बहुत ही ज्यादा मिलते हैं, है ना। तो उनको छोड़ दें तो बाकी जगह ये कंसेप्ट काम करता है, अच्छे से काम करता है। लास्ट में ऊष्मीय स्थायित्व, और वैसे हम डिस्कस करेंगे बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ेंगे तो काफी डिटेल में इनके बारे में बात करेंगे, इसीलिए यहाँ पर शॉर्ट में खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि डिटेल हमें कहाँ डिस्कस करनी है? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। फिलहाल यहाँ देखें ऊष्मीय स्थायित्व की अगर हम बात करें तो बहुपरमाणविक जो ऋणायन होते हैं, जैसे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, नाइट्रेट, सल्फेट एंड सो ऑन, उनके लिए तो आपको पोलराइजेशन का, ध्रुवण का कंसेप्ट लगाना है। ऊष्मीय स्थायित्व ध्रुवण के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऋणायन का अगर ध्रुवण होगा, ऋणायन जल्दी टूट जाएगा। भाई ऊष्मीय स्थायित्व का मतलब क्या है? कंपाउंड को गर्म करें, तब तक गर्म करें जब तक कि वो ब्रेक ना कर जाए, टूट ना जाए। अब अगर कंपाउंड को तोड़ने के लिए आपको ज्यादा गर्म करना पड़ रहा है, ज्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है, तो उसमें स्थायित्व ज्यादा है। और कंपाउंड को ब्रेक करने के लिए, तोड़ने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही है, कम गर्म करना पड़ रहा है, तो उसमें स्थायित्व इस केस में क्या है? कम है। वही कहानी है। तो बहुपरमाणविक ऋणायन जब भी आपको मिलेंगे उस केस में आप कंसेप्ट क्या लगाएंगे? उसमें स्थायित्व ध्रुवण के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। और जब भी आपको छोटे साइज के ऋणायन मिलेंगे, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, फ्लोराइड, तो फिर जो उसमें स्थायित्व है, जो थर्मल स्टेबिलिटी है, वो जालक ऊर्जा के सीधे समानुपाती, ये कंसेप्ट लगाना है और यहां से आपके सारे आंसर आ जाएंगे। फिर भी मैं आपको याद दिला दूं, इसकी डिटेल हम डिस्कस करेंगे, हर एक सल्फेट, कार्बोनेट अलग अलग डिस्कस करेंगे, लेकिन कहां? एस ब्लॉक एलिमेंट्स में। सो आयनिक बॉन्ड हम यहां पर अपना फिनिश करते हैं। अब हमें डिस्कस करना है हाइड्रोजन बंध और वान डेर वाल्स फोर्सेस। तो बेटा हम अब नए कंसेप्ट पर आते हैं। नया कंसेप्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन बंध। एक्चुअल हुआ क्या था कि कुछ मॉलिक्यूल परेशान कर रहे थे साइंटिस्ट को, खास करके सॉल्ट। जैसे मैं आपसे बोलूं KHF2 का एक्सिस्टेंस है, हम बोल सकते हैं, हिंदी में बोले तो हम क्या बोलेंगे? अस्तित्व है। KHF2 का अस्तित्व है, लेकिन KHCl2 का कोई अस्तित्व नहीं है, KHBr2 का कोई अस्तित्व नहीं है,
I2 का कोई अस्तित्व नहीं है ना। तो ये चीज साइंटिस्ट को परेशान कर रही थी। क्यों कर रही थी? उसका रीजन है यार, हाइड्रोजन जो होता है उसका वैलेंसी फैक्टर 1 होता है और जो फ्लोरीन होता है उसका भी वैलेंसी फैक्टर 1 होता है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए। यानी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बना सकता, 2 बॉन्ड नहीं बना सकता, और फ्लोरीन भी 2 बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन अगर वाकई में KHF2 एक्सिस्ट किया है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें K+ होगा और HF2- होगा। अब HF2- में अगर आप एक फ्लोरीन सेंटर में रखते हो तो उस सेंटर वाले फ्लोरीन को 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और अगर हाइड्रोजन सेंटर में रखते हो तो उसको 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, और ये समस्या है। वैलेंसी फैक्टर से तो HF2- को कैसे समझाओगे? काफी वक्त तक साइंटिस्ट परेशान रहे इसको समझाने में। फाइनली जब इसको समझाया गया जिस कंसेप्ट से, वो कंसेप्ट हाइड्रोजन बॉन्ड था। यानी दुनिया को पहली बार हाइड्रोजन बॉन्ड का जो कंसेप्ट दिया गया वो KHF2 की वजह से आया है, इसको समझाने के लिए आया है। उसके बाद तो इसके इतने वास्ट एप्लीकेशन आए हैं बेटा, बहुत बड़ी बड़ी बुक लिखी हुई है हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर। फिलहाल कैसे समझाया गया HF2- को? इसको ये बताया गया कि देखो भाई, ये इसमें एक तो है F- और एक है इसमें HF, 2 चीजें हैं। अब F- और HF में हुआ क्या है कि फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा है। विद्युत ऋणता ज्यादा है तो फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन की अपनी तरफ, तो फ्लोरीन पे आएगा आंशिक ऋण और हाइड्रोजन पे आएगा आंशिक धन। डायपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण के समय भी ऐसा कुछ काम किया है हमने। अब ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये धन और ऋण के बीच में आकर्षण लगेगा, एक भौतिक बंध बन जाएगा। इस भौतिक बंध को ही दरअसल क्या नाम दिया गया है? हाइड्रोजन बंध नाम दिया गया है। तो परिभाषा क्या है हाइड्रोजन बंध की? कि जब भी ऐसा हो, क्या हो? जब हाइड्रोजन परमाणु 2 विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में हो, या विद्युत ऋणात्मक भी नहीं, उच्च विद्युत ऋणात्मक, क्योंकि विद्युत ऋणता का मान उच्च होना जरूरी है। तो जब भी ऐसा हो, हाइड्रोजन परमाणु 2 उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच में हो, और ज्यादा सधी हुई भाषा में लिखना चाहते हो तो 2 परमाणुओं के मध्य हो, है ना। तथा क्या हो? एक परमाणु से सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ हो। आप देख रहे हो यहाँ जो फ्लोरीन है उसके साथ क्या है? सहसंयोजी बंध है। तो एक परमाणु से क्या हो? सहसंयोजी बंध से बंधा हुआ हो, और दूसरा विद्युत ऋणात्मक परमाणु ये है। तो क्या हो? दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु से, कौन सा? ये आयन है, ये द्विध्रुव है, तो इनके मध्य लगने वाला आकर्षण क्या हुआ? आयन द्विध्रुव। हाँ, यहां पर अगर मैं HF ले लेता तो HF भी क्या होता? द्विध्रुव। इधर भी क्या होता? द्विध्रुव। और वो आकर्षण क्या कहलाता? द्विध्रुव। तो दूसरे विद्युत ऋणात्मक परमाणु से क्या? आयन द्विध्रुव, अथवा कौन सा? द्विध्रुव। या तो आयन द्विध्रुव लगा दे, या फिर कौन सा लगा दे? द्विध्रुव लगा दे। प्रकार का आकर्षण दर्शा रहा हो, इस प्रकार का आकर्षण दर्शाता हो। अगर ऐसा है तो क्या होगा? तब जो बंध है, निर्मित बंध, क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बंध कहलाता है। ये एक डेफिनेशन है।
इन शॉर्ट आप समझे वापस से मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ये हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन के आसपास क्या हो, दो परमाणु हो। सपोज यहाँ परमाणु X है और इधर क्या है, Y है। एक के साथ हाइड्रोजन क्या हो, बॉन्ड बना के आ गया हो, और दूसरे के साथ क्या हो, ये पार्शियल प्लस पार्शियल माइनस है और इधर सपोज पार्शियल माइनस है। अगर पार्शियल माइनस नहीं है तो ये पूरा का पूरा माइनस ही ले लो, ये ऋण आयन है, ये आयन, ये द्विध्रुव। तो दूसरे के साथ क्या कर रहा हो, आयन द्विध्रुव आकर्षण दर्शा रहा हो, तो ये बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। अगर आप ऐसा नहीं कह सकते हैं तो ये भी हो सकता है, ये इधर X है और चलो यहाँ पर HY है, ठीक है। इस केस में भी क्या होगा, इन दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा, भाई हाइड्रोजन पे आंशिक धन आएगा, Y पे आंशिक ऋण है, क्योंकि Y की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये तो आयन द्विध्रुव है और ये कौन सा है, द्विध्रुव है। दोनों से किसी भी एक प्रकार की सर्कमस्टेंसेस बन जाए तो हाइड्रोजन बॉन्ड आएगा। बात क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड दुर्बल बंध है। क्यों दुर्बल बंध है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन की पूरी तरह से साझेदारी नहीं है ना, ये रासायनिक बंध है ही नहीं, है तो भौतिक बंध है। और ये तो हमने इस चैप्टर के शुरुआत में ही बात की थी बेटा, कि जो भौतिक बंध होते हैं वो दुर्बल होते हैं, जो रासायनिक बंध होते हैं वो प्रबल होते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन बंध क्या है, ये एक भौतिक बंध है। और भौतिक बंध है तो भौतिक बंध क्या होता है, दुर्बल होता है, दुर्बल बंध है। बेटा समझना, किसी भी बंध के दुर्बल होने को एकदम दुर्बलता ही मत समझ लेना। आप में से मुझे लगता है हर किसी ने वो एक कहानी सुनी होगी कि एक अकेली लकड़ी अगर आप तोड़ते हो तो आसानी से टूट जाती है, आप बहुत सारी लकड़ियों का गट्ठर बना दो, उसे तोड़ने की कोशिश करो, आसानी से नहीं टूटती। यूं तो वान डेर वाल फोर्स सबसे दुर्बल होते हैं, इससे भी दुर्बल जाते हैं सबसे बाद में, वान डेर वाल्स आकर्षण के बल। लेकिन वही आकर्षण के बल की बदौलत छिपकली पूरी उल्टी लटक जाती है दीवार पे। छिपकली जो दीवार पे लटकती है, उसके जो पंजे दीवार के साथ जो बल लगाते हैं वो कौन सा होता है, वो दुर्बलतम वान डेर वाल फोर्स है। लेकिन बहुत सारे हैं, संख्या बहुत अधिक है। फिलहाल मैं एक बंध के बारे में बात कर रहा हूं। अगर केवल एक बंध देखोगे तो तुलनात्मक रूप से आपको दुर्बल ही मिलेगा। इवन दो यहां तक आप बात कर सकते हैं कि जो आयनिक बंध होगा उसकी तो प्रबलता क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कौन सा बंध आता है, सहसंयोजी बंध आता है। और सबसे इन तीनों में जो दुर्बल होगा वो कौन सा होगा, हाइड्रोजन बंध होगा। ठीक, अब हाइड्रोजन बंध कितने प्रकार के हो सकते हैं और हाइड्रोजन बंध के निर्माण के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो हम क्या करें, अनुकूल परिस्थितियां देखें। सो हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बंध निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां। हाइड्रोजन बंध निर्माण की जो अनुकूल परिस्थितियां हैं वो क्या होंगी, ठीक है। पहली चीज, जो X है और जो Y है, इन दोनों की ही जो विद्युत ऋणता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, वो क्या होना, बहुत ज्यादा होना। अगर X और Y दोनों की विद्युत ऋणता बहुत ज्यादा होगी तभी आप हाइड्रोजन बंध बना पाएंगे। दूसरी चीज, ये जो आपके पास Y है उसके पास लोन पेयर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, ये स्पेशल बॉन्ड है जिसमें आंशिक रूप से लोन पेयर सम्मिलित होता है, पूरी तरह से नहीं होता, लेकिन हाँ आंशिक रूप से लोन पेयर का रोल तो रहती है। अगर इस Y के पास लोन पेयर नहीं होगा तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएगा। अच्छा, तीसरी शर्त क्या है, अगर आप X और Y दोनों की तुलना कर रहे हैं तो ये लोन पेयर देगा, ये लोन पेयर रखेगा। तो लोन पेयर जो देगा उसकी विद्युत ऋणता कम है अगर, तो वो जल्दी लोन पेयर दे पाएगा। तो वैसे तो विद्युत ऋणता ज्यादा चाहिए, लेकिन X की तुलना में अगर कम है तो ज्यादा अच्छा है। यानी क्या होना चाहिए, जो Y है उसकी विद्युत ऋणता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होना, कम होना। किससे, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कम होनी चाहिए। चलो तीन चीजें पता चली हमें। और कोई शर्त है क्या इसके अलावा, बिल्कुल है। X और Y के आकार छोटे होने चाहिए।
क्योंकि यार आंशिक आवेश है, आंशिक आवेश वैसे ही कम होता है, और अगर आपने यहाँ पर और आकार बड़ा कर दिया तो आंशिक आवेश किसी काम का नहीं रहेगा, खास करके इधर। सो अगली शर्त क्या है, x और y के जो आकार हैं क्या होना चाहिए, कम होने चाहिए। अगर ये सर्कमस्टेंसेस आपको मिलती हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, और अगर ये सर्कमस्टेंसेस आपको नहीं मिलती तो हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से नहीं बनेगा। सिंपल सी कहानी है ना। अब देखो जरा, आपको ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो 3 ही एलिमेंट के साथ मिलेंगे। किसके साथ? अधिकांश H बॉन्ड हाइड्रोजन बंध किसके साथ? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ बनते हैं। क्यों बनते हैं? पूरी आवर्त सारणी में इनके पास ही विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है। पूरी आवर्त सारणी में सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता किसकी? फ्लोरीन की। उसके बाद नंबर किसका? ऑक्सीजन का। उसके बाद किसका? नाइट्रोजन का। अब एक अजीब बात है, नाइट्रोजन और क्लोरीन की विद्युत ऋणता लगभग समान है, उसके बाद भी हमने नाइट्रोजन इस लिस्ट में रखा है, क्लोरीन नहीं रखा। कभी कभार ही क्लोरीन है जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। ज्यादातर फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बनाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि नाइट्रोजन का आकार छोटा है और क्लोरीन का आकार बड़ा है। तो अगर कोई आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ ले कि नाइट्रोजन और क्लोरीन दोनों की विद्युत ऋणताएं समान हैं, परंतु फिर भी जो क्लोरीन है वो हाइड्रोजन बंध आसानी से नहीं बनाता, जबकि नाइट्रोजन आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कारण बताएं। तो कारण क्या होगा? आकार बड़ा है क्लोरीन का। बड़े आकार का परमाणु आसानी से हाइड्रोजन बंध का निर्माण नहीं करता। ये हाइड्रोजन बॉन्ड का इंट्रोडक्शन है। धीरे धीरे हम इस पे आगे बढ़ते हैं, हाइड्रोजन बंध के प्रकार के बारे में बात करते हैं। वैसे 2 प्रकार का हाइड्रोजन बंध होता है बेटा। कौन से 2 प्रकार का? एक, जब एक अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बंध बन जाए उसे हम बोलते हैं अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। जब भी ऐसा हो, हाइड्रोजन बंध क्या हो, एक ही अणु के अंदर बन जाए, वो कौन सा? अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। और जब भी ऐसा हो, हाइड्रोजन बंध 2 अलग अलग अणुओं के मध्य बने। प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि जो टॉपिक हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आप तक भी पहुँचे, आप भी उनका लाभ ले सकें, तो प्लीज़ कॉल करें 180021217999। तो उसको हम बोलते हैं अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। समझ में आया? ये एक अणु, ये एक अणु, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध बना। ये कौन सा है? अंतर। ये अकेले ही अणु है, इसके इस और इस परमाणु के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो ये कौन सा है? अंतरा। 2 के बीच में अंतर, एक में ही अंतः। अंतरा बोल गया मैं, अंतः, है ना। ये 2 हाइड्रोजन बंध के प्रकार हैं। इन दोनों को एक एक करके हमें क्या करना है? डिस्कस करना है। देखिए बेटा, अभी हम बात कर रहे थे कि 2 कैटेगरी बनेंगी हाइड्रोजन बॉन्ड की, लिख ही लेते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? टाइप ऑफ हाइड्रोजन बंध। H बॉन्ड के हाइड्रोजन बंध के प्रकार 2 तरह का होगा। कौन सा? एक तो होगा कौन सा? अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। ध्यान दीजिएगा, इसके इंग्लिश वर्ड भी आप याद रखें, कई बार वो लिखे हुए मिलते हैं। अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध, इसको इंग्लिश में किस नाम से जानते हो आप? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध। ठीक है, H बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड का मतलब क्या है? जब 2 अणुओं के मध्य, 2 अलग अणु हैं, है ना, और उनके मध्य क्या हो रहा है? हाइड्रोजन बंध का निर्माण हो रहा है, H बंध निर्मित हो रहा है। तो जब भी ऐसा होगा, 2 अणुओं के मध्य H बॉन्ड क्या होगा? निर्मित होगा। क्या बोलेंगे उस हाइड्रोजन बॉन्ड को? अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड बोलेंगे। समझना, जैसे ये एक HF है और ये दूसरा एक HF है, और यहाँ पर इस हाइड्रोजन पे आंशिक धन आएगा, इधर आंशिक ऋण, इधर आंशिक ऋण, इधर आंशिक धन। ये धन और ऋण के बीच में क्या लगेगा? आकर्षण लगेगा। यह आकर्षण हाइड्रोजन बॉन्ड है। और इसके लिए हमने क्या किया? 2 अणु लिए, तो 2 अणुओं के मध्य बन रहा है। अच्छा, एक और, जैसे मैं आपसे बोलूं कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि ये दोनों अणु क्या हो? अलग अलग हो। जरूरी नहीं है कि ये दोनों समान हो।
अलग अलग अणु हो तो भी ये काम हो सकता है। जैसे अमोनिया है, अब अमोनिया में H2O मिला दो तो होगा क्या, ये अमोनिया और H2O के बीच में आकर्षण लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन पे आंशिक ऋण, ये आंशिक धन, बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड। ये जो जब दोनों अणु समान हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, सम अणुक अंतर अणुक हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके लिए जो वर्ड यूज होगा वो कौन सा होगा, सम अणुक। और अगर ये अणु अलग अलग हैं, दो अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बन रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे, विषम अणुक हाइड्रोजन बंध। तो समअणुक हाइड्रोजन बंध भी होता है और विषम अणुक हाइड्रोजन बंध भी होता है। अलग अलग कैटेगरी बनती हैं, डिस्कस करेंगे एक एक करके सारी कैटेगरी। और एक वर्ड और आता है फिर, अंतरणुक तो हमने देख लिया, इंटरमोलिकुलर तो देख लिया। अगली जो कैटेगरी इसमें आपको मिलेगी वो कौन सी मिलेगी, वो मिलेगी अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध। अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध को आप इंग्लिश में इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्ड के नाम से भी जानते हो। इंट्रा मॉलिकुलर H बॉन्ड का मतलब क्या हुआ, एक अणु के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। जैसे ये हमने क्या किया, सेलेस अल्डेहाइड लिया है। अब सेलेस अल्डेहाइड में ये प्रोटॉन है और ये CHO का ऑक्सीजन है। इसमें प्रोटॉन और ऑक्सीजन के बीच में क्या हो जाए, H बॉन्ड बन सकता है ना, क्योंकि इधर आंशिक धन इधर आंशिक ऋण, और ये लग गया अट्रैक्शन। तो इसके लिए आपको बाहर से दूसरा मॉलिक्यूल लाने की जरूरत नहीं पड़ी, एक अणु के पास अंदर ही क्या हुआ, H बॉन्ड लग गया, ये इंट्रामोलिकुलर H बॉन्ड। तो यही कैटेगरी है बेटा एक एक करके जिनको हमें डिस्कस करना है, हम डिस्कस करेंगे भी सही। अब देखें बेटा एक एक करके हम दोनों कैटेगरी के एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे किसके, अंतः अणुक हाइड्रोजन बंध के उदाहरण। अंतः अणुक याद तो है ना, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं। अंतः अणुक से हमारा मतलब क्या है, इंट्रा मॉलिकुलर। इंट्रा मॉलिकुलर बोले तो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में। इंट्रा मॉलिकुलर में जो मोस्ट कॉमन एग्जांपल हैं वो मैं लिख रहा हूँ। वैसे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये सारे नाम आपके लिए कॉमन हो जाएंगे, ये नाम कभी परेशान करते ही नहीं, बट तब तक के लिए तो हमें याद करने पड़ते हैं। जैसे ये एक मॉलिक्यूल है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, है ना। सो फिनॉल में, फिनॉल होता है ये OH, और उसमें ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दो, नाइट्रो लगा दो, तो ये क्या कहलाता है, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। होता क्या है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, आप सोचो, चलो इसको मैं इंडिकेट करके ही बता देता हूं। ये OH है, सो ये क्या रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, और यहां पर क्या है, NO2 है, ये NO2 है। अब आप देखो यहाँ पर 6 सदस्यीय वलय का निर्माण हो जाएगा। भाई इस हाइड्रोजन पे आंशिक धन है, इधर आंशिक ऋण है, इधर आंशिक ऋण है, तो आसपास के दोनों परमाणु क्या हुए, विद्युत ऋणात्मक, और ये बीच में आ गया हाइड्रोजन, ये सर्कमस्टेंसेस बन गई तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। यानी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। लेकिन आप इसमें मेटा नाइट्रोफिनॉल बनाए और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाए, भाई मेटा नाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या हुआ कि ये तो OH है और NO2 इधर है। बेटा ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, इतनी दूरी पे हाइड्रोजन बंध बन नहीं पाते, मतलब वो बंध बने और नहीं बने बराबर है, इतनी कम बंध ऊर्जा होती है उनकी। तो हम बोलते हैं कि भाई मेटा पोजीशन पे तो नहीं बनेगा। तो आपसे पूछा जाए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, बिल्कुल बनता है। क्या मेटा नाइट्रोफिनॉल में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है? नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रिंग बड़े साइज की हो जाती है, और जहां इंट्रा नहीं बनता ना वहां पर इंटर बन सकता है। यहां पर ये हो सकता है ना, दूसरा आप और मेटा नाइट्रोफिनॉल लो और उसके NO2 SOH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सो समझना, इसमें कौन सा है, इंट्रा है, और इसमें कौन सा है, क्या इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है? नहीं है, इसमें इंट्रा तो नहीं बनेगा। क्या इसमें इंटर बनेगा? बिल्कुल बनेगा।
क्यों बनेगा? इसके बाद हाइड्रोजन जो विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा है, आगे से NO2 आ जाए, उसके ऑक्सीजन से बना लो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक इसी तरह से मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास है पैरा नाइट्रोफिनॉल। पैरा नाइट्रोफिनॉल क्या होगा? पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप लगा दो, ये लगा दिया पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप, ये क्या हुआ? ये हुआ पैरा नाइट्रोफिनॉल। जो पैरा नाइट्रोफिनॉल है ना, उसमें भी डिस्टेंस, जब मेटा में ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन रहा, इतनी ज्यादा डिस्टेंस है, तो पैरा में तो आप भूल ही जाओ। डिस्टेंस इतनी ज्यादा रहेगी बेटा कि यहाँ पर आप हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाएंगे। क्लियर? सो मैं आपसे बोलूं पैरा नाइट्रोफिनॉल में क्या इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? नहीं है। क्या इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? बिल्कुल बन सकता है। OH इसका है, सामने एक मॉलिक्यूल और ले आओ ऐसा ही, उसका NO2 यूज कर लो, बन जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो यहां से एक कंक्लूजन तो निकलता है कि अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की कंडीशन कहीं बनेगी तो केवल और केवल किस में बनेगी? ऑर्थो में बनेगी। मेटा और पैरा में तो किसकी कंडीशन बनेगी? इंटर की कंडीशन बनेगी। दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाओगे, एक ही मॉलिक्यूल में नहीं बना पाओगे। ठीक इसी तरह से जैसे मैं आपसे बोलूं ये OH लगा दिया मैंने और ये CHO, तो यहां पर OH और CHO के बीच में यहां हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। इस मॉलिक्यूल का नाम ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज अल्डेहाइड। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंज अल्डेहाइड में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है, लेकिन इसमें अगर आप मेटा हाइड्रोक्सी बेंज अल्डेहाइड ले लो, ये है मेटा हाइड्रोक्सी बेंज अल्डेहाइड, या इसी में आप पैरा हाइड्रोक्सी बेंज अल्डेहाइड ले लो, ये रहा पैरा हाइड्रोक्सी बेंज अल्डेहाइड। दोनों ही केस में मैं पूरा नाम लिख देता हूं बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंज अल्डेहाइड। दोनों ही केस में क्या होगा? इन दोनों में इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों में इंटरमोलिकुलर H बॉन्डिंग जरूर होगी। आप दो मॉलिक्यूल आमने सामने लेके आओगे तो वो कहानी बन जाएगी कि हाइड्रोजन एक परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाएगा और दूसरे उच्च विद्युत ऋणात्मक परमाणु के साथ ये क्या बना जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बना जाएगा। सो ये कहानियां हैं अब तक की, ये अपनी बातचीत है ना। और ये मॉलिक्यूल हम किसके देख रहे हैं? इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। अब बेटा ढेरों मॉलिक्यूल हैं, मतलब आप एग्जाम्पल लो, एग्जाम्पल कभी खत्म नहीं होंगे, तो हम एक दो एग्जाम्पल और लिखते हैं और बात खत्म करते हैं। जैसे आप बायोमॉलिक्यूल में पढ़ते हैं ना, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, जितने भी कुल मिला के कार्बोहाइड्रेट हैं, हर कार्बोहाइड्रेट में आपको इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिल ही जाएगी। थोड़ी बहुत तो मिल ही जाएगी, बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी तो थोड़ी बहुत मिल जाएगी। इसके अलावा और भी मॉलिक्यूल ले सकते हैं, जिनमें से एक काफ़ी फेमस है, उसको देख लेते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट के अंदर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है। क्या होता है ये क्लोरल हाइड्रेट? ये कार्बन है और कार्बन से 3 लगे हैं क्लोरीन, और ये होता है CCl3CHOH होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं बेटा क्लोरल हाइड्रेट, है ना। इस क्लोरल हाइड्रेट की कहानी कुछ इस तरह की है, स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आता है, और यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन। बेटा गिनी चुनी जगह ऐसी हैं जहाँ पर क्लोरीन एटम ने क्या किया है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, और ये उनमें से एक है क्लोरल हाइड्रेट, जहाँ पर इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग है। जिस तरह से क्लोरल हाइड्रेट होता है ना, इसी तरह से एक और होता है बेटा, फ्लोरल हाइड्रेट। फ्लोरल हाइड्रेट में नाम से समझ में आ जाना चाहिए, क्लोरीन को हटा के क्या लगा दिया? फ्लोरीन लगा दिया, तो ये होगा CF3CHOH होल ट्वाइस, फ्लोरल हाइड्रेट। देखना जरा,
फ्लोरल हाइड्रेट किस तरह का होगा? ये फ्लोरल हाइड्रेट है ना। तो इसमें भी इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग है। ढेरों एग्जाम्पल है, बट हम कुछ गिने चुने एग्जाम्पल ही यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, ये जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ना, इनमें दोनों तरह के मिलते हैं। इनमें इंटर भी मिल जाएंगे और इसमें इंट्रा भी मिल जाएंगे, है ना। जनरली जो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इंटर का एक्सटेंट ज़्यादा होता है, इंट्रा का एक्सटेंट कम होता है कार्बोहाइड्रेट में। चलें भाई, ये तो अंतः आड़ोक हाइड्रोजन बंध के एग्जाम्पल हो गए। अब कुछ एग्जाम्पल हम किसके देखेंगे? अंतर आड़ोक हाइड्रोजन बंध के। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ उन्हें लाइक करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके। प्यारे बच्चों, आपका बहुत प्यार और स्नेह हमें मिल रहा है और यही वजह है कि हम हाईली मोटिवेटेड रहते हैं आपको अपनी बेहतर सुविधाएं देने के लिए, बेहतर सेवाएं देने के लिए।